जब मैंने सोशल मीडिया पे इस तरीके के फीमेल्स के पीरियड्स के रिगार्डिंग पीसीओडी, पीसीओएस या वाइट डिस्चार्ज बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे उस वक़्त। जैसा कि आप पुलिस विभाग में हो और सोशल मीडिया को यूज़ करना इतना इतना समय नहीं मिल पाता है, फिर भी आप हैंडल करते हो, किस प्रकार से आपको टाइम मिल पाता है? आप समझ सकते हो इस चीज़ को, वो पेन और इतना हैवी फ्लो 15 दिन तक। उस वक़्त जब आपके स्कूल टाइम पे आपके पास सैनिटरी पैड भी नहीं था। तो कहीं न कहीं लगा कि नॉर्मली लोग, जैसे मैं ड्यूटी पे भी हूँ, तो कई बार कोई लेडी जैसे परेशान है, मैं पूछूँगी क्या हुआ कि पैड है? तो वो चीज़ें जब मैंने सुनी, मुझे लगा यार अभी तक भी इस चीज़ को लेके मतलब इतनी शर्म। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है। पैदा नहीं हुई, जब इनसे नहीं निकली, उससे पहले उसे प्यार का पता है। यार मैं बहू का पता है उसे, बॉयफ्रेंड का मतलब पता है, बॉयफ्रेंड छोड़ के आता है तो डिप्रेशन में जाती है। नमस्कार, मैं मनीष सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ डीपी स्टूडियो चैनल पर। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनका नाम है चंदा राव जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो अपने जीवन में क्या-क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके बारे में लोगों को बताएँगे। चंदा राव जी का पहले नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सो मच जो आपने ये वीडियो आपने जो शूट किया और उसमें मुझे इनवाइट किया और इतने शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें आपने अरेंज की, उसके लिए थैंक यू सो मच। चंदा राव जी, हमारी टीम ने आपके सोशल मीडिया सभी प्लेटफ़ॉर्म पे देखा है। आपके सभी प्लेटफ़ॉर्म पे कॉन्फिडेंस कोच चंदा राव जी लिखा है। इसके पीछे कोई रणनीति हिस्ट्री हो? अ, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस कोच मेरे नाम के आगे लगने के पीछे एक वजह ये है कि आप अपने जीवन में जब शून्य से नीचे जाते हैं और जब आप दोबारा उठ के आते हैं, तो दोबारा जो ज़िंदगी जीने का जी। आपके अंदर जो सक्षमता आती है, उसको मैंने ये शब्द दिया कि कॉन्फिडेंस कोच, बिकॉज़ जो मैंने फेस किया था और वो मैंने उस टाइम ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि 99% लोग उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे ये वर्ड जोड़ा, ताकि जो चीज़ मैं फेस करके और जिन चीज़ों से मैं निकली थी, तो वही चीज़ें मैं दूसरों को दे पाऊँ। जी। तो बड़ा सिंपल सा ही है इसका कि जीवन जीने के लिए जो वजह आपने अपनी बनाई है, वही आपको दूसरों को देना चाहते हो। जी। तो ये सिंपल सा लॉजिक रहा है। आपके कुछ वीडियो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, गर्ल्स एजुकेशन के लेकर है, वुमेन जो हरासमेंट होती है उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। आप किस प्रकार से प्रेरणा देते हो उनको? एक्चुअली मेरे वीडियो ओवरऑल फीमेल लाइफ को कवर करते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा, जो मैंने फेस किया, उसके अलावा भी जैसे-जैसे केसेज़, जैसा कि डिपार्टमेंट मेरा ऐसा है, मैं आपने देखा होगा मैं पुलिस में ही काम करती हूँ। तो जिस तरीके के केसेज़ मेरे सामने आए और उनकी जो कहानियाँ सुनना, उनकी जो परेशानियाँ वो सुनना और आप ना कुछ कर पाना, तो मैंने सोचा चलो एक उनको एक रास्ता दिखाते हैं। जी, जी। शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सामने जाना तो है, लेकिन जाना कहाँ है या इस चीज़ से क्या बच के हम कभी निकल पाएँगे। तो उसे रास्ता दिखाने के लिए मैंने जो-जो मुझे लगा कि ये चीज़ें बहुत बड़ा इश्यू है और इनको लोगों को पता होना चाहिए, तो मैंने वो मेन-मेन टॉपिक चुने, जिसमें फीमेल हरासमेंट, जैसे आपने बोला, मोलेस्टेशन होता है उनका या फिर डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ होता है। उनके साथ ही फीमेल्स जो खुद के साथ फाइट करते हैं। ये तो हो गया कि आप सोसाइटी के साथ आप फाइट कर रहे हो, सोसाइटी आपको हरास कर रही है, किसी भी तरीके से आपका मोलेस्टेशन हो रहा है। लेकिन दूसरा ये है कि जो आपके साथ ये हो रहा है, वो आप ही की बॉडी कर रही है या आपके साथ जो नेचुरली जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से आप वो फेस कर रहे हो। तो मैंने वो टॉपिक्स उठाए एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फिर वो चीज़ें, वो कारवां कहते हैं जुड़ता चला गया, लंबा चला गया, कि जिन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता था, जब मैंने सोशल मीडिया पे इस तरीके के फीमेल्स के पीरियड्स के रिगार्डिंग पीसीओडी, पीसीओएस या उन व्हाइट डिस्चार्ज, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे उस वक़्त। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे मेरे वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे थे और उसके बाद मैंने एक चेंज देखा सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग पीरियड्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाने लग गए। क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ ये नोटिस किया कि इस टॉपिक पे वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, जी। लेकिन कहीं न कहीं एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इस चीज़ को लेके फिर एक जागरूकता आई समाज में। तो इसी चीज़ को सोचते हुए वो चीज़ें जो मुझे अखरती हैं, मैं उनके बारे में बस बोलने की कोशिश करती हूँ। जी। जैसा कि आप पुलिस विभाग में हो और सोशल मीडिया को यूज़ करना इतना इतना समय नहीं मिल पाता है, फिर भी आप हैंडल करते हो, किस प्रकार से आपको टाइम मिल पाता है? किस प्रकार के आप एक्चुअली टाइम मिलने वाली तो कोई बात ही नहीं है, जी। क्योंकि अगर मेरे लाइफ़ में 24 घंटे की बजाय अगर 72 घंटे भी एक दिन में होते, तब भी मुझे कम पड़ जाते हैं। जितनी सारी चीज़ें हैं, आप जानते हो, इस जॉब में काम करना, घर सँभालना, सारी चीज़ें मैनेज करना, बट एक होता है ना कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये जानना है,
और ये चीज़ दूसरों के सामने लेके आनी है। तो ड्यूटी पे जिस टाइम पे शायद लोग अपना कुछ भी रील देख रहे हैं या इधर-उधर गप्पे-सप्पे लगा रहे हैं, उसमें जो टाइम वेस्ट करते हैं, उस वक़्त मैं टॉपिक रिसर्च करती हूँ। और रिसर्च करके कुछ कंटेंट बनाना, उसको ठीक से दूसरों के साथ डिस्कस करना क्योंकि जो टॉपिक्स मैं बोलती हूँ, उसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स या बहुत अच्छे कुछ डॉक्टर हैं जिनके साथ मेरा कनेक्शन है, उनके साथ में पूछना और सारी चीज़ें क्लियर करके मैं स्क्रिप्ट तैयार कर लेती हूँ। और जब मुझे लगता है कि है मेरे पास सिर्फ़ 2 मिनट या 3 मिनट, उस वक़्त बस मैं फर्स्ट टेक में जो चीज़ें मुझे बोलनी होती है, बोल के और मैं तुरंत अपलोड कर देती हूँ। ये नहीं देखती कि इसमें क्या व्यूज़ आएँगे, क्या हैशटैग लेना है, क्या लेना नहीं, ठीक है, डाल दिया और लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो बस थोड़ा-सा अपना 5-10 मिनट डिपार्टमेंट में जी। से निकाल के और दे देती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे हाल ही में जो न्यू दिल्ली प्लेटफ़ॉर्म जो रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई है, क्या रीना जी, जो अपने बच्चे के साथ जी। छोटी बच्ची को लेकर वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। हुँ, कभी आप भी पुलिस में रहते हुए ऐसे सामना करना पड़ा है इस सिचुएशन से? बहुत बार। एक्चुअल में जब मैं ये फ़ोटो, ये वीडियो जो मैंने देखा उनका, तो कुछ टाइम के लिए शायद मैं अपने उसी पास्ट में चली गई थी, जब मैं अपने बच्चों को क्योंकि मेरी गुड़िया को अस्थमा की प्रॉब्लम है जी, और उसको खाँसी, जुकाम-बुखार अक्सर रहता था और ड्यूटियाँ तो ड्यूटियाँ हैं। बिल्कुल। तो कोविड के टाइम पे मैंने बच्चों को गोद में लेके भरी दोपहरी में भी 8-8 घंटे सड़क पे पिकेट भी दी है, अरेंजमेंट्स भी दिए हैं 2-2 बच्चों को साथ लेके। जी, बच्चों को साथ लेके नाइट में ड्यूटियाँ भी दी हैं, बच्चों को गोद में लपेट के, कंबल में लपेट के और रेड पे भी गए हैं। तो शायद लाखों बार ये हुआ होगा, बट उनको देख के मुझे सच में लगा कि वो मेरा ही पास्ट था, जो मैंने उनमें देखा। जी। आपके जीवन में जैसे पुलिस विभाग में ये ऐसे-ऐसे काम किए, तो सीनियर अफ़सरों का कितना बड़ा योगदान रहा? इस सोशल मीडिया जो आप वीडियो डालते हैं पीरियड्स के खिलाफ, आम तौर पे कोई भी नहीं डाल पाता। आजकल जिस समाज में हम रहते हैं, महिलाएँ बोल नहीं पाती, लड़कियाँ शर्माती हैं, पीरियड्स के बारे में क्या है, क्या नहीं है। आप इस चीज़ को ऊपर लेके आए हैं, क्या सीनियर ऑफ़िसर आपकी तारीफ़ करते हैं? कोर्स एक्चुअल में मैंने सोचा नहीं था, जी, ये टॉपिक तो मैं इसलिए लेके आई बिकॉज़ मुझे ना जैसे नॉर्मल लड़कियों को मैं आपको बताऊँ, 3 दिन का पीरियड होता है, किसी को 5 डेज़ साइकिल होता है ये पूरा। एक्चुअली मुझे 15 दिन पीरियड होते थे। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, वो पेन और इतना हेवी फ्लो 15 दिन तक। उस वक़्त जब आपके स्कूल टाइम पे आपके पास सैनिटरी पैड भी नहीं था, बिल्कुल। स्कूल भी जा रहे हो आप और एक तो वो चीज़ें मैंने सर्वाइव की थी, वो चीज़ें मैंने देखी थी, फेस की थी और अब भी मेरे पास कुछ केस ऐसे आते रहते हैं, जो लड़कियाँ शायद सोशल मीडिया पे वीडियो नॉर्मल बनाने आते हैं, लेकिन उनको जब लगता है ना कि मेरा ये पेन कोई समझ सकता है, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज़ आते हैं। उनकी मदर्स के मैसेजेज़ आते हैं कि ऐसे हमारी बच्ची को ये दिक्कत हुई, अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती, कि पीरियड्स की वजह से उसके कपड़ों पे कहीं दाग लग गया, क्लास में इतनी इंसल्ट हुई कि वो अब कह रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मुझे शर्म आ रही है। तो कहीं न कहीं लगा कि नॉर्मली लोग जैसे अब मैं ड्यूटी पे भी हूँ, तो कई बार कोई लेडी जैसे परेशान है, मैं पूछूँगी क्या हुआ कि पैड है? तो वो चीज़ें जब मैंने सुनी मुझे लगा यार अभी तक भी इस चीज़ को लेके मतलब इतनी शर्म, सदियों से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ये चीज़ है। सब जानते हैं, उनकी वाइफ़ को होते हैं, सब जानते हैं, बाप को पता होता है मेरी बेटी को पीरियड्स हो रहे हैं, तो फिर उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं शायद ज़रूरत है बोलने की क्योंकि लोग सुनना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे। और एक ऐसा केस आया जो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लड़की रो रही है और कह रही है कि उसकी मम्मी कह रही है कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लेकिन बच्ची एक्चुअल में उसको इतना पेन है कि डॉक्टर भी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे कि पीरियड्स है या फिर कुछ और है। तो उसमें हम थोड़ा रिसर्च किया तो बाद में पता चला कि उसको 2 बच्चादानी थी उस बच्ची को। तो एक नया मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि यार इस फ़ील्ड में भी मुझे जाना चाहिए, ताकि मैं भी कुछ अपने बारे में सीख सकूँ, अपनी बॉडी को मैं एटलीस्ट खुद से समझ तो सकूँ कि मेरे अंदर है क्या? और मैं लोगों को भी बता सकूँ। क्योंकि जब तक आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा ना, तब तक अब हम कहते हैं ना कि मेरा हस्बैंड तो समझता ही नहीं है मुझे, हुँ, मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है एग्ज़ैक्टली ये चीज़ क्या है। जी। तो उसको पता तब चलेगा, आप बताओगे नहीं, आप बताओगे तो वो समझेगा नहीं। तो वो कहीं से तो वो नॉलेज उसे चाहिए थी, तो मुझे लगा क्यों ना बोल दिया जाए। आपको इसकी प्रेरणा किससे मिली? आप किसी को रोल मॉडल मानते हो? तो इसके बारे में बताइए आप। मेरा रोल मॉडल मेरे मम्मी-पापा हैं, क्योंकि उनका ना ये टॉपिक नहीं एक्चुअली लाइफ़ को लेके मेरा रोल मॉडल मेरे मम्मी-पापा हैं।
उन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। जी। उनका उतार-चढ़ाव मैंने देखा, उनका नीचे से ऊपर उठना, उठ के किसी का अपनों का काट देना, फिर से अपने आप को समेटना और उसी अंदाज में चल देना। ये सारी चीज़ें मैंने अपने मम्मी-पापा से सीखी और बस उन्हीं चीज़ों को सोचा जब माँ-बाप कर सकते हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो वही चीज़ें मैंने करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपने माता-पिता को आप या रोल मॉडल मानते हो। पर मैडम आज की जो युवा पीढ़ी है, अपने रोल मॉडल सही-गलत का पहचान नहीं कर पा रही है। आपके हिसाब से सही रोल मॉडल कौन होना चाहिए? आ आजकल एक्चुअली युवा पीढ़ी है, वो भटक गई है। जी, मतलब भटकी भी क्या है, एग्ज़ैक्टली लोगों को पता नहीं उन्हें चाहिए क्या जीवन में। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे अब अगर लड़कियों की बात कर लेते हैं, कि यार ये लड़की है जैसे अभी मोनालिसा को आपने बहुत सुना होगा, कुंभ में सबसे ज़्यादा वायरल आईआईटी बाबा और मोनालिसा हुई हैं। अब मोनालिसा को लेके मतलब जब पता चला कि उसका वीडियो ट्रेंडिंग में हुआ, लोग उसके पीछे लग गए। जी, मतलब हम लोगों का क्या मोटिव है? उस एक नादान सी, भोली-सी बच्ची को हमने क्या मतलब अपना मेरा प्रमोशन हो, मुझे टीआरपी मिले, एक साधन बना दिया। तो आज की सोसाइटी में एग्ज़ैक्टली पता है क्या हो रहा है? लोग सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ फ़ेम चाहिए और वो भी मुफ़्त में मिल जाए। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अगर आज की सोसाइटी इस रास्ते पे चली, तो विनाश तो है ही और फिर उस विनाश के बाद वो कहते हैं, "ये ज़माना ख़राब है, मेरे साथ ये सब हो गया।" मैंने रास्ता गलत चुना था। आसान रास्ता, जल्दी पहुँचना, जल्दी अमीर होना, ये सारी चीज़ें इसकी वजह है और सबसे बड़ा हमारा सोशल मीडिया और मोबाइल। बिल्कुल। वह अच्छी चीज़ें तो हम देखते भी नहीं हैं और अच्छी चीज़ें अगर मैं लोगों को रोल मॉडल अगर मैं मान लूँ कि मैं अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कितने लोग? सिर्फ़ 10 लोग आएँगे और अगर मैंने एक गंदी बात कुछ भी बोल दी या कुछ भी ऐसी हरकत कर दी, जो और लोग जो देखना चाह रहे हैं, जिनके मन के अंदर वो चीज़ तो है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, तो वो उसको सुन के अपने मन को संतुष्टि देंगे। मुझे लगेगा यार ज़्यादा लोग तो ये सुनना चाह रहे हैं, इट मीन्स हमारी सोसाइटी में इसकी डिमांड है और हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते क्या चीज़ सही है, किसको रोल मॉडल मानूँ, किसको नहीं। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय है, जितने भी हमारे जो बड़े लोग कहते हैं ना वो ये हमारा देश के लिए इसने ये किया, ये हमारे वीर योद्धा थे, ये महाराणा प्रताप थे, ये भगत सिंह थे, ये राजगुरु थे, चंद्रशेखर आज़ाद जिनके बारे में हमारे आजकल के बच्चे जानते भी नहीं। उनकी जीवनियाँ पढ़ो। जी, जिन लड़कियों को लगता है कि हम सिर्फ़ एक सामान है या साधन है और विदाउट ऐसे न्यूड डांस किए हम फेमस नहीं हो सकते, तो उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ो ना जाके। जी। कि आखिरी बूँद इस मिट्टी के लिए कैसे टपकाया जाता है। तो लोगों को वहाँ जाना चाहिए जिससे देश का निर्माण हुआ है। आप कह रहे हो सही-गलत का पता युवा पीढ़ी को पता नहीं लग पाता है। अगर आपके हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे खूब गेमिंग प्रमोशन होते हैं, क्या आपके हिसाब से सही है वो? अगर सही नहीं है और सही है, तो आप अपनी राय रखें। कोई भी चीज़ है, जी, जो ये कहती है कि मैं तुम्हें अमीर बना दूँगी, जी, तो ये दुनिया जो मज़दूरी करके अपना जीवन खपा दे रही है, वो बेवकूफ़ है। अगर पैसा इतनी आसानी से मिल जाता, तो उसने गेम क्यों बनाया? वो खुद ही घर पे नहीं खेल लेता। जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारी लॉटरी लगी, जिस तरीके से आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कि तुम्हें हम ये सामान अदर कंट्री से तुम्हें लकी ड्रॉ में निकला है, हम भेज रहे हैं, इतना आपका चार्ज लगेगा, आप पे कर दो और वो उस जाल में फँसते बहुत सारा पैसा गँवा देते हैं। बाद में पता चलता है कि हम साइबर फ्रॉड में फँस गए थे। तो क्या ये साइबर फ्रॉड नहीं है? कि आप किसी को कह दो कि आप अमीर बन जाओगे, क्यों बन जाओगे? एक ऐड दिखाया जाता है कि आप ऐसे खेलो, लेकिन उसके नीचे की चेतावनी कोई नहीं पढ़ता, कि ये जोखिम से भरा हुआ है। तो ये दुनिया जो पढ़ के किताबों में अपनी रातें, अपनी जवानी गँवाई जा रही है, वो भी तो खेल लेते ना गेम। आपका ये मतलब है कि कोई आपको फ़ोर्स नहीं करता है कि ये इन चीज़ों को करें। आप अपने विवेक से करें, बिल्कुल। करें, नहीं करें, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलो इन बातों से इतर अपने कॉलेज के दिनों पे बात करते हैं, कुछ हँसी-मज़ाक की बात करते हैं। कुछ ऐसा वाक़या हुआ है अपनी लाइफ़ में, कॉलेज के टाइम हो या स्कूल लाइफ़ में, जो खूब आपने एन्जॉय किया हो या कुछ ऐसा पल जो भूला नहीं जा सकता? एक्चुअली मेरी स्कूल लाइफ़ और कॉलेज लाइफ़ ना ऐसी रही है, जी। जिसको मैं तो क्या शायद मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ और हमारे टीचर यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी नहीं भूल सकते। ऐसी क्या-क्या बात बताइए हमें? अभी मैं जॉब लगने के बाद की एक चीज़ बताती हूँ, जो अक्सर मैं याद करती हूँ तो मुझे हँसी आ जाती है। मैं एमए पॉलिटिकल कर रही थी जी, और एमए पॉलिटिकल के बाद हमारा जो फाइनल पेपर थे मेरे
तो नहीं सॉरी, मैं एमए ज्योग्राफी कर रही थी और मेरे प्रैक्टिकल थे अपने जयपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो 10 दिन तक हमें वहाँ रेगुलर जाना था, प्रैक्टिकल अपनी रिसर्च बना के देनी थी। तो मेरे साथ में कुछ लड़कियाँ अपने मेरे ससुराल जहाँ से मैं जाती थी, वहाँ से जाने लगी। अब उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की जॉब करती है और मैंने बताया भी नहीं। तो हम डेली ट्रेन में जाते-आते वो पूरे टाइम वो बताती मैं वहाँ काम करती हूँ, मैं मतलब वो एक प्राइवेट जॉब करती थी 2-3 लड़कियाँ एक साथ और पूरे टाइम बताते-बताते और लास्ट दिन मुझे मतलब मैं अपनी कॉलेज लाइफ़ को बहुत एन्जॉय करती हूँ। अब भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और शायद जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मैं पढ़ती रहूँगी, मैं स्टूडेंट रहूँगी हमेशा। मैं जब कॉलेज जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं पुलिस में हूँ या मैं एक माँ हूँ या मेरे पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं मस्त बचपने वाला जीवन जीती हूँ। उसी कैंटीन में जाना, वहीं पे वही ₹10 वाले समोसा खाना और उसको भी आधा बाँट के खाना, कि पेट ना भरे बस स्वाद आए। बिल तो लास्ट दिन मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ, जब मैं उसको बाय बोलती हूँ, तो मैं उसे अपना नंबर ज़रूर देती हूँ, जब मुझे लगता है कि बंदी या बंदा ठीक है, कि ये मेरा नंबर है, अगर इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। तो मैंने उनको भी यही किया, मैंने कहा भई स्टूडेंट है, बच्ची हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने की या कहीं भी कुछ जाने की, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरा ये नंबर तुम सेव कर लो और मैं पुलिस में हूँ, जब भी तुम दिल्ली आओ या तुम्हें कोई भी हेल्प कभी भी चाहिए तो मुझे बताना। तो एक्चुअल में उन तीनों का जो रिएक्शन था उस वक़्त, जी। वो मुझे लिपट के और ज़ोर-ज़ोर से, "दीदी प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर दे।" मैंने कहा, "यार हुआ क्या? तेरे हम 3 दिन से इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे तुम्हारे सामने और तुम खुद पुलिस में हो और इतने आराम से हमारी बातों को तुम एन्जॉय कर रहे थे।" कसम से। मैंने कहा, "यार कोई बात नहीं, हम फ्रेंड ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।" तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब हम वहाँ फिर ऑटो से उतरने के बाद घर जाने के बजाय हम आधे घंटे फिर वहीं बैठे दोबारा और खूब हँसे। वो अपनी बेवकूफ़ियों में हँस रही थी और मैं अपनी बिल्कुल, बड़ा आनंद आता है अपने पुराने पास्ट को याद करते हैं तो बहुत, बड़ा बहुत खूबसूरत। पुलिस विभाग में आते हैं तो लोग ये जो आम आदमी डरता है, क्यों आपके पीछे से कोई रीज़न हो? क्यों डरते हैं लोग? जैसे आप अपने फ्रेंड के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं ना कि आप तो बड़े ऐसे नॉटी हो, हँसी-मज़ाक कर लेते हो। क्यों? पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं? क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली सोसाइटी में शायद ये अंग्रेज़ों के टाइम से एक डर बैठा हुआ है। जी, पुलिस मतलब या तो डाँटेगी या पीटेगी या ज़बरदस्ती बंद कर बिल्कुल। देगी। तो ये तो मैं यही कहूँगी उनके डरने की एक ही वजह है कि जागरूकता की कमी है उनमें। जी, या फिर शायद उन्होंने जब भी कभी उनका इंटरेक्शन हुआ तो कभी किसी गलत एक्सपीरियंस रहा है उनका, जिसकी वजह से एक इमेज बन गई है। अब अगर मैं किसी कॉलेज में जाती हूँ और वहाँ के अगर किसी भी स्टूडेंट से मैं फर्स्ट टाइम मिली और वहाँ से मुझे लगा कि उसने बहुत गलत तरीके से मुझे ट्रीट किया, तो मेरे माइंड में इमेज बन जाएगी यार इस कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे नहीं होते। या किसी टीचर से बात हुई, प्रिंसिपल से बात हुई, वो बात कुछ और थी और मुझे लगा कि यार मेरे साथ में ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो मुझे लगेगा कि यहाँ अच्छी स्कूल नहीं है या अच्छी कॉलेज नहीं है। तो मेरे हिसाब से लोगों के साथ ना लोग इंट्रोड्यूस ही गलत तरीके से हो रखे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं जब जानती हूँ मेरे साथ जो मिलता है, वो 10 साल बाद भी मेरे से जुड़ा हुआ है और वो उनको कोई डर नहीं है, वो हर बात शेयर करते हैं, पूछते हैं, हेल्प जो चाहिए होती है वो माँगते हैं वो। आप मैम सोशल मीडिया पे जो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ-साथ आप गरीब लोगों को भी मदद करते हैं, तो अपने जीवन में इसका अलग ही आनंद की अनुभूति हुई होगी। उसके बारे में कुछ बातें हो जाएँ आप? ये एक बहुत खूबसूरत पल है मेरी लाइफ़ का। जी, एक्चुअल में कल जब मैं अपना कोर्स खत्म करके घर आई तो मेरा बेटा फ़ोन देख रहा था, तो कॉल आया, तो मैं काम कर रही थी स्पीकर पे किया, तो छोटा बच्चा बोल रहा है कि दीदी, दीदी आप बहुत दिन से आए नहीं। मेरा बेटा पूछ रहा है ये बच्चा कौन है जो मम्मी को दीदी बोल रहा है? मैंने कहा बेटा मैं ना कल आऊँगी आपसे मिलने। दीदी बहुत दिन हो गए आप कल मिलने आना। बेटा बोल रहा है कौन है? मैंने कहा बेटा वो हैं जहाँ हम आपका बर्थडे मनाने गए थे। जी, मैं जब रूपनगर थाने में थी तो एक्चुअल में मेरा एक फ्रेंड था जो उस बीट में था, जहाँ के ये बच्चे जिनके पास मैं जाती हूँ, जिनको मैं तो क्या ही हेल्प करूँगी, मेरी क्या औकात है, बट जो मैं छोटा-मोटा कुछ कर पाती हूँ, उन बच्चों से जब मैं मिली ना, मतलब दोबारा मैं गई, तो ऐसे दौड़ के गले लगना, लेडी जी ऐसे अपना बातें बताना, जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले जितनी भी फीमेल्स थी वहाँ पे उन सभी को बच्चियों को मैं सैनिटरी पैड दे के आई थी। मतलब उनकी जो खुशी थी ना, मेरा प्रमोशन हुआ था तो मैंने उन सभी फीमेल्स को साड़ियाँ दी थी। तो मतलब अगली बार आप जा रहे हो तो साड़ियाँ पहन के दिखा रही है आपको। ये देखो ये वही वाली साड़ी जो बिल आपने हमें दी थी। बिल्कुल। तो नवरात्रि पे फ़ोन करना बच्चों का, दीदी हमने पंडाल लगाया है, आप आना। मेरा वहाँ जाना, भीड़ इकट्ठे हो जाना, मतलब मैंने क्या दिया है उन्हें? कुछ नहीं, लेकिन एक सुकून है, जो शायद हर इंसान को अपनी लाइफ़ के कोने में रखना चाहिए।
कि जिस टाइम उसे लगे कि दुनिया बेकार है, तो वहाँ चले जाओ। तो बस मेरी लाइफ़ का एक वो मीठा-सा एहसास है वो। मैम, आज के काफ़ी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप पुलिस विभाग में हो तो काफ़ी नहीं, सब लोग। हाँ, सब लोग कह सकते हैं मैम, मतलब हाँ। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार। आपके हिसाब से कितनी बड़ी बीमारी है? इससे कैसे निपटा जा सकता है? आजकल पुलिस विभाग में भी जो काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हैं, तो क्या आप उनके लिए क्या हेल्प करोगे? क्या आप उनके विचार रखोगे? अ, मैं हेल्प क्या करूँगी? मैं एग्ज़ैक्टली कर रही हूँ। बताइए कैसे? और वो इसलिए क्योंकि मैं खुद उस फ़ेज़ से निकल के आई हूँ। देखो डिप्रेशन क्या है ना, हम लोगों ने बहुत सारे लोग बोलते हैं डिप्रेशन के बारे में, क्या होता है डिप्रेशन? लेकिन जो बंदा फ़ेस कर रहा होता है ना, उसके लिए तो ये लगता है कि यार मुझे जो हो रखा है ना, ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है और लोग सुनना नहीं चाहते। डिप्रेशन की एकमात्र वजह है कि कोई उसे सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी को नहीं सुनना चाहता और वो तो रो के बताएगा। लोग अपनी लाइफ़ में रो रहे हैं, वो किसी को रोता हुआ क्यों सुनेंगे? सही बात। आज के टाइम पे सबको हँसता हुआ चेहरा चाहिए। बिल्कुल, तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो देखो एक तो काम का बर्डन तो है ही हमारा, तुम भी जानते हो, बिल हमने भी ये चीज़ें देखी हैं। उसके साथ फैमिली का भी होता है। तो उन दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करके एडजस्ट कैसे करना है, वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जो समझ जाते हैं, वो इसमें कभी आते नहीं हैं। दूसरा डिप्रेशन आजकल ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोगों को, 99% लोगों को ये है। बिल इसकी वजह या तो उसका अच्छा करियर नहीं है, सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके फ्रेंड्स या फिर उसका जो सर्कल है वो उसको कहीं न कहीं बुली कर रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न दूसरा ये है कि या तो मेरे पार्टनर ने धोखा दिया है, मेरा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। आज इसके साथ मेरा दिल अटक गया, फिर वो तोड़ के चली गई या तोड़ के चला गया, तो फिर मैं रो रहा हूँ और ये चीज़ें सबसे बड़ी वजह है। अब उसको ना तो घरवाले समझेंगे कि तुझे कहा किसने था खामख़ा की चीज़ों में पड़ने के लिए बिल्कुल। और उसको आप कहीं किसी बता नहीं सकते। जी, तो एक ये सबसे बड़ी बात है। तो तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने अपनी लाइफ़ में एक ऐसा फ़ेज़ देखा है, एक ऐसी कंडीशन में आप पहुँच गए हैं जहाँ पे आप लोगों से मदद की गुहार तो लगा रहे हैं लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे। तब आपको एक चीज़ समझ आती है जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज मुझे ज़रूरत है तो कोई नहीं खड़ा। ये जब आप सोच लेते हैं ना कि ये सारी दुनिया बेकार है, ये सब मतलबी है, ये क्वेश्चन जैसे ही मन में आता है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता सिचुएशन को तो मुझे डिप्रेशन होगा। और मैं किस तरीके से हेल्प कर रही हूँ जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं सिर्फ़ एक चीज़ में हेल्प करती हूँ कि जो उम्मीदें आपने दूसरों से लगा रखी है ना, जी, वो आप खुद से लगाओ। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी वजह होती है जैसे मेरा एक लाइफ़ में एक फ़ेज़ आया था जहाँ पे मैं उस ये चीज़ हुई कैसे? उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए शायद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ आया कि मेडिटेशन ये रास्ता है जहाँ से निकल सकते हो। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ज़िंदा तो रहना है। बिल्कुल, जो बंदे डिप्रेशन में है ना, वो एक चीज़ समझ लो, ज़िंदा तो रहना है। तुम लाइफ़ खत्म कर लो अपनी। तुम बीमार होके गोलियाँ खाते रहो तो कभी ठीक नहीं होगे। तुम्हें ज़िंदा रहना है क्योंकि तुम्हें जन्म तुम्हारे माँ-बाप ने दिया है। उस माँ के बिना परमिशन के तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे बड़े होने तक जिसने एक बार भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा ये मोमेंट आप लोगों की वज़ह से बन रहा है। जी, इट मीन्स मेरी लाइफ़ में आप लोगों का भी हिस्सा है। एक दिन मैं ये समझ जाऊँगा कि मेरे बड़े होने में, इस बॉडी में, इस सोच में मेरा कोई हक नहीं है। जो मेरे आस-पास के लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बनाया है। तो फिर उन लोगों के लिए मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों उसके लिए रो रहा हूँ जो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था? जी, और ये समझ के अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो कभी ऐसी जगह जाओ, बहुत झुग्गी-झोपड़ियों वाली जगह पे मैं अभी आपने जो क्वेश्चन किया था जहाँ मैं उन बच्चों से जुड़ी थी, मैं उसी फ़ेज़ में जुड़ी थी। जहाँ आपको समझ आएगा कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है डिप्रेशन में जाने का, उन्हें शाम की रोटी जुटानी है। उनके पास ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं, तो खुद को इतना दूसरों के लिए आप समर्पित कर दो कि आप अपने लिए ना सही, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी के लिए मत जियो, लेकिन किसी को बहुत ज़रूरत है आपकी, तो उनके लिए जीना शुरू कर दो। आपका साफ-साफ मतलब है, उम्मीदें खुद से लगाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। बस, अपनी मस्ती में रहो, ज़िंदा रहो, बस डिप्रेशन कहीं आस-पास भी नहीं भटकेगा। बिल्कुल, अब मस्ती रहेगी, हँसती रहेगी, ज़िंदगी बदलती जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप खुद को अपने खुद को स्टडी करना शुरू करो। जी, डॉक्टरों ने तो बता दिया 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन कुछ हड्डियाँ ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं है।
और हर बार अड़चनें बनाती रहती हैं। बिल्कुल। खुद से अपने ऊपर रिसर्च करो, भई दुनिया में आए हो, कितने साल जी लिए, कितने और बचे हैं? अब इस टाइम में आप आके अपने लिए रोओगे या देखोगे यार ये बनाया क्या है? ये क्या नमूना है? मेरे अंदर क्या है ऐसा कि अच्छा-भला लड़का और डिप्रेशन में आ गया। अच्छी-भली मैं हँसती हुई मैं हँसना भूल गई। खुद के ऊपर रिसर्च करो ना। तो आप अगर खुद के ऊपर रिसर्च करना शुरू करोगे तो इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं रहेगा कि आप किसी और के लिए रो जिससे तुम्हारा फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। बड़े-बड़े धुरंधर आए चले गए, बिल्कुल, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इतिहास में याद रखते हैं। तो एटलीस्ट तुम दुनिया में आए हो तो रो के कीड़े की तरह मरने की बजाय तो कुछ ऐसा कर जाओ ना इतिहास में तुम्हारा नाम भी लिखा जाए। जी, तो जब आए हो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा कर जाओ, जिनको शायद उम्मीद नहीं थी उन गरीबों के लिए जी जाओ। कुछ ऐसा बदलाव लेके आओ सोसाइटी में। अब तुम्हारे तो को तुम मारेगा तो कोई नहीं, तुम्हें तो अपने जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, तो कुछ ऐसा कर जाओ जो शायद सब लोग करने से डर रहे थे कि हम करेंगे तो शायद हमें मार दिया जाएगा। तो अपनी आप को वहाँ यूज़ करो जहाँ शायद बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपने नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा। आपने इन लाइन्स को किन किन भाव के रूप में कहा था? कब कहा था? क्या थी आपकी लाइन? बड़ी फ़ेमस हुई थी। अभी क्योंकि हमारी सोशल मीडिया टीम इसी पे लगी है, मैम के ऊपर रिसर्च कर रही है। हमारी टीम पूरी तैयार है इस मामले में। क्या कहोगे इस पे? एक्चुअली ये लाइनें मेरी नहीं है, लेकिन इनसे मैं जुड़ी ज़रूर हुई हूँ। जी, दिल्ली में इलेक्शन थे, तो फीमेल वोटर्स को प्रमोट करने के लिए ये स्लोगन बनाया गया था हमारे बूथ पे। बट एक्चुअली मैं फीमेल्स को लेके बहुत ही कनेक्टेड हूँ, तो मैंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली थी और उसका एक ही मतलब था कि पूरी दुनिया को सिर्फ़ 2 चीज़ें चलाती हैं। पहली है हमारी नेचर, जो आप समझ रहे हैं, हमारा नेचर और जी, दूसरा है स्त्री, जी, क्योंकि इन 2 में सृजन की क्षमता है। जी, ये किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दुनिया को चलाना है और अगर शांति से चलाना है, तो उसका सृजन करने वाली का सम्मान तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर अर्धांगिनी साइड में खड़ी है, उसके मन के भाव अगर आप समझ जाते हो, आपके मन के भाव अगर वो समझ जाती है, तो एक-दूसरे के जीवन को अगर आप आसान बना लेते हो, तो आपकी लाइफ़ में, आपकी गृहस्थी में एक जान डालने वाली वो नारी ही तो आपकी शोभा है। दुनिया में कोई भी आदमी सफल होता है मैम, तो उसमें 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 स्त्री का योगदान होता है। तो आपके जीवन में, आपके सफल जीवन में किनका सबसे बड़ा योगदान था? हाँ, बिल्कुल सही कि जैसे अब आप यहाँ बैठे हैं, तो इसमें आपके घर की किसी स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी माँ ने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी आपके ऊपर न्यौछावर कर दी, बिल्कुल। तो आप यहाँ बैठे हैं। जी, ऐसे ही मैं यहाँ बैठी हूँ, अपने पापा की बदौलत तो बेशक बैठी हूँ, लेकिन शायद मेरे जीवन में, मेरी सफलता में सबसे बड़ा जो एक मर्द या कहूँ या कोई भी शख्स जो है, वो मेरा बेटा है। कैसे? क्योंकि जब आप खुद नहीं जीना चाहते, जी, जब आप लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, तब आपके पास जीने के लिए वजह चाहिए। और जब शायद मैंने अपनी लाइफ में आखिरी बार एक क्वेश्चन अपनी माँ से किया था कि मम्मी मुझे जीना नहीं है और बस मुझे कोविड हो जाए और मैं जिंदा ही ना रहूं, मतलब मौत की भीख मांगना। जी। उस वक्त मेरी माँ ने एक बात कही थी कि आज ये बेटा जो तेरी गोद में है या बेटी जो तेरी गोद में है, तेरे होते हुए तुझे लगता है कि लोग उसे प्यार करते हैं, तेरे जानने के बाद क्या होगा। दुनिया से फाइट करना सीखना, सोशल मीडिया पे आना, अपने आप से सब कुछ करना, अपने आप को मर्द बना के रखना, ये उस दिन से मैंने सीखना शुरू किया क्योंकि ज़माने में मेरा वो सब बनना ज़रूरी था, अपने बच्चों के लिए। तो मेरी लाइफ़ में ये सब करने की सबसे बड़ी वजह कि मेरे बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो एक कमज़ोर पेरेंट के साथ है, एक कमज़ोर मदर के साथ है। उन्हें लगे कि मेरे पीछे जो बैकअप खड़ा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया से लड़ जाएगी उनके लिए। तो मुझे अपने बच्चों के लिए ये सब करना पड़ा। मैम हमारी टीम ने जो ये प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया, उसके बारे में कुछ लाइन हो जाए? बहुत बढ़िया। आपने जो शुरुआत की है और जब मैंने आपसे वजह जानी ना कि आप लोगों का टॉपिक क्या होगा? मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि जो आप ये वीडियोज़ बनाएँगे, आप सोशल मीडिया पे जो डालेंगे, आपका टॉपिक क्या होगा? तो आपने भी और आपके एक दोस्त ने भी यही कहा था कि हमारा एकमात्र है कि मोटिवेशन। अब मोटिवेशन तो सोसाइटी में अलग-अलग टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं।
तो ये आपकी जो सोच है और इस एज में, एक यंग एज में सोसाइटी को मोटिवेट करना और ये थॉट आना कि मैं ऐसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, जिसको बहुत कम लोग समझना सुनना चाहते हैं। जिनका दिल टूटा होगा वही आएँगे कुछ देर के लिए, फिर कहीं और दिल लगेगा वो छोड़ के चले जाएँगे। जी। तो आपने आजकल की चमक-धमक को छोड़ के एक नैतिक जो रास्ता आपने चुना है, वो सच में काबिल-ए-तारीफ़ है। बिल्कुल, अभी नए शुरुआती दौर में हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत आगे जाएँगे। हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम इन क्वेश्चन से अलग, आजकल सही-गलत की पहचान करना बड़ा मुश्किल है मैम। कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है, उसका कैसे पता करेंगे? अ, किस बारे में? कोई भी, किसी भी आजकल युवा पीढ़ी नशे की लत पे मर रही है। कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और गंदी-गंदी चीज़ें हैं, उन पे मर रही है। उन चीज़ों को कैसे क्या अवॉइड करें? उनसे कैसे क्या निजात पाएँ? एक्चुअल में ना ये सब कारण जितने भी दोष जो हम देख रहे हैं ना अभी, इन सब की एक ही वजह है दिखावा, जी। होड़। मुझे दूसरे से बेटर दिखना है। मैं दूसरे लोग जो अच्छे दिख रहे हैं, इनकी वजह से शायद मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं लोगों की नज़रों में आऊँ। और नशे की सबसे बड़ी वजह है ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाना जो खुद उस चीज़ में है हुँ। और उनके अंदर वो फ़ियर होना कि अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊँगा। तो इनके साथ बना रहूँ इसलिए ये सब मैं करना शुरू कर दूँ। तो सोसाइटी में या दुनिया में अकेले रहने का जो डर है ना कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मुझे तो भीड़ चाहिए मेरे आस-पास और ज्ञानी के पास तो बहुत कम लोग मिलेंगे। आप जाके देखो अगर कोई बहुत अच्छी बातें बताता है, वो अभी शाम को अकेला बैठ के हुक्का पीता मिलेगा। हुक्का भी इसलिए रखता है कि कोई 2 आदमी आ जाए तो पी ले और जो अगर हुक्का-बीड़ी भी नहीं पीता उसके घर तो कोई आता ही नहीं है। और जो शराब पीने वाले हैं उनके घर जाके देखो शाम के टाइम इस टाइम दावत हो रही होगी। वैसे बेसिकली आप गाँव से हो। गाँव में जब आप जाते हो तो क्या-क्या कौन-कौन से फ्रेंड मिलते हैं? क्या-क्या मज़े करते हो? क्या कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी? इस चीज़ के बारे में मेरी लाइफ में मज़े नहीं है। मतलब मैं मज़े करती हूँ लेकिन जो लोगों की नज़रों में मज़े होते हैं वो नहीं है। क्योंकि मेरा कोई गाँव में फ्रेंड नहीं है, अच्छा, मेरी कोई सहेली नहीं है। जी। हमें कभी लाइफ में फुर्सत ही नहीं दी मेरे मम्मी-पापा ने कि हम किसी के साथ बैठें, खेलें। स्कूल, घर का काम, चलो खेत में। और अब भी जाते हैं तो जाते ही कहते हैं चलो खेत में। तो हम अपना खेती का भैंसों का गोबर डालना है, अभी ये डालना है, भूसा डालना है, कटवाना है, डलवाना है, बोरे डालने हैं। हम इसी में लगे रहते हैं बट एन्जॉय करती हूँ बहुत। क्योंकि बिना जिम गए फिटनेस बन जाती है मेरी वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गाँव का यही तो मज़ा है, अच्छा खान-पान है हाँ, और और माँ के हाथ का खाना मिल जाता है। और क्या चाहिए? इससे बड़ा और क्या चाहिए जीवन ज़िंदगी में में ना? तुम भी गाँव जाते हो? बिल्कुल गाँव जाते हैं। तो तुम अपनी बताओ। हम तुम गा गाँव में जाके क्या मटर-गश्ती करते हो? हम गाँव में जाते हैं तो हमारे इतना बढ़िया सर्किल है, बहुत सारे फ्रेंड रहे होंगे ना? मेरा अच्छा सर्किल है हाँ, और गाँव भी लड़कों का होता है। नहीं सही और बड़े मज़े करते हैं गाँव जाते हैं तब में। तो तुम अपने बचपन की एक ऐसी चीज़ बताओ, जो आज मैं यहाँ से जाऊँ तो मुस्कुराते हुए जाऊँ उसको याद करके। बचपन की एक ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ मैडम, जब तुम बिना चड्डी के घूम रहे थे। वो नहीं चीज़ें, उनके अलावा भी खूब चीज़ें हैं मैडम हाँ, और हाँ, चलो बचपन की तो नहीं पता, मैं थोड़ा इससे ऊपर 15-16 साल की एज की बात जवान हो गए थे। बिल्कुल उस टाइम की कितने ही थे तब वो? बिल्कुल उस टाइम की एक बात बता देता हूँ, जो जैसे होलिका दहन होता है, आप तो बेसिकली गाँव हाँ, से बिलॉन्ग करते हैं। होता है बिल्कुल। होलिका दहन के ऊपर जो हम होली के ऊपर जो कचरा डालते हैं, माना कि जो कचरा नहीं डालते, जो भी हम जलने के लिए हाँ, कुछ जलने की करते जो सामग्री है वो डालते हैं। एक्चुअली तो हमें सामग्री मिली नहीं क्योंकि होलिका दहन का जो वो तो हम लेके आ गए थे। हाँ, हाँ, तो प्रहलाद जो बनाते हैं। प्रहलाद वो ले आए और वो सामग्री मिले ना जलाने के लिए। हाँ, तो हमने एक पास के खेत में गए थे हम। तो पास के खेत में एक्चुअली वो जीरा जीरा की फसल होती है ना, हाँ, आपके यहाँ जीरा की तो फसल वो होती है। उसके जो फसल है उसको काट रखी थी और उनके ऊपर ट्रैक्टर घुमा रखा था। तो ट्रैक्टर घुमा रखा था तो हमने सोचा भई ये तो जीरा का एकदम कचरा है, एकदम सामग्री एकदम परफेक्ट है। उन्होंने जीरा अंदर से निकाला नहीं था। हमने 4-5 बोरे भर लिए, 4-5 बोरे भर के हमने होलिका दहन प्रहलाद के ऊपर डाल दिए। अब जैसे ही फिर हमें रात को दिखा नहीं, अब तो फ़ोन अभी हुए हैं, उस टाइम हमारे पास नोकिया C2 टाइप का फ़ोन थे, तो कुछ फ़ोन-फ़ोन भी नहीं थे। तो खुशबू तो आई होगी जो अरे तड़का को। बात साहब खुशबू क्या हमने उस पे होली के ऊपर जो कचरा डाला, फिर जैसे हम होलिका दहन करते हैं तो गाँव वाले सारे इकट्ठा होते हैं, ये कौन था भई होलिका दहन? भई अभी मनीष लेके आया और एक साथ और दोस्त था इसका, लेके आया जैसे ही लगई हाँ, दहन किया तो वो उसमें वो फिर बास आए। बाद अरे! में खुशबू बोलता है। जीरे की खुशबू आपको पता ही है। फिर
फिर होली के अगले दिन हम गए उनके घर, किनके घर? जिनका खेत था। हाँ। जिन जिनके घर खेत था तो उनको सबको पता था सबसे बदमाश आदमी तो पूरे कस्बे में मनीष ही होगा। तो फिर उन्होंने बड़ी क्लास लगाई अरे बाप मैंने। रे! बिल्कुल फिर ऐसे वाक़या थे तो मतलब। आप एक बात बोलते हो उस टाइम जी, कि होली का दहन के टाइम अगर जीरा डालते हैं, जीरा की जो भी खेती है, उसकी जो भी आप डंठल डालते हैं, जी, तो उससे ना पूरे अपने गाँव का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बड़ा प्यूरीफाई हो जाएगा, जी। वो फ़िल्टर हो जाएगा। बोले मैं तो सबको सोच के ही तड़का लगाया था। नहीं ऐसा कह सकते थे। उसके साथ अगले हुँ, उसी होली के अगले थोड़े टाइम बाद दिवाली आ गई थी। तो दिवाली आ गई थी तो हमारे स्कूल थी वहाँ पे। हुँ, स्कूल के अंदर वो घास-फूस थी, वो सूखी हुई घास-फूस होती है ना सर? तो घास-फूस थी तो हमने देखा घास-फूस है तो पटाखे के लिए माचिस तो थी हमारे पास। तो मैं वो दीवार पे खड़ा हो गया। दीवार पे जैसे माचिस ऐसे लेके माचिस को ऐसे हाथ करके ऐसे कर दिया। मैंने मज़ाकिया वे में मैं सोचूँ जलेगी नहीं। हाँ, और तो मज़ाकिया वे में वो माचिस से आग लगी। तो पूरे स्कूल के अंदर जो भी वो था, जो हमारी भाषा में लापड़ा या जो कचरा जो कहते हैं ना, पूरा जल गया, पौधे जल गए। फिर नाम आ गया फिर सबसे होशियार आदमी तो और सबसे एकदम कौन है वही होगा। फिर मैं तो अब कहूँ तो कहूँ कैसे कि ये काम मैंने कर दिया। फिर सभी लोग आए कि आग लगी बुझाओ। तो उनके साथ ही लगा हूँ बुझाने के लिए बाल्टियाँ लाके मैंने किया भी जिसने बहुत गलत किया। अब उनको थोड़ी पता किया इन्होंने ही किया, बस ये जीवन बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने जैसे अपने जीवन का पूछ लिया ना, तब बता रहा हूँ, बाकी ये अंदर ही दबी रह जाती। वो जो वहाँ पे आग बुझाने में जब थे, अगर उनमें से किसी ने देख लिया आज नहीं, मेरी खुद की आग लगा देते वो। एक्चुअली आग लगाने वाली बात से ना मुझे एक याद आया मेरे बचपन का और मतलब हँसी भी आती है और मेरे घर वाले अभी भी मुझे ताने भी देते हैं। जी, एक्चुअली मेरी एक पड़ोस में चाचा है ना, उनकी बेटी की शादी थी। तो मुझे बचपन में ना सजने का बहुत शौक था। एक होता है ना कि आप बहुत सुंदर दिखो, मतलब मेरे घर में सबसे ज़्यादा नौटंकी मैं ही थी। अच्छा, अच्छे बड़े-बड़े कानों में पहनना, मेकअप करना, गजरा लगाना और मेरे बाल बहुत लंबे थे, मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और बहुत हैवी थे। तो वो सब लोग तो सिंपल जो पहने हुए थे, वो ही पहन के जा रहे थे। मुझे सजने का शौक चढ़ा, तो मैं नीचे हम ऊपर रहते थे, तो हमारा जो नीचे वाला कमरा था, वहाँ अँधेरा था पहले, तो मैं वहाँ पे गई गजरा ढूँढने और अपने गाँव में जो कपास होती है ना, होती है। जो कॉटन जो लोग जी, बोलते हैं कपास, तो वो भर रखा था पूरा उसके अंदर दबा-दबा के और मैं वहाँ पे निकाल के अब अँधेरे में क्या देखूँ मैं, ऐसे माचिस जलाऊँ और बक्सा ऐसे खोल के ढूँढूँ, गजरा नहीं मिल रहा और मुझे पता नहीं था कि वो जैसे बुझने के बाद में थोड़ा-सा जो उसके ऊपर अंगारी होती है ना, तिल्ली पे, वो मेरे हाथ से उस पे छूटी और छूटते ही पूरे कपास ऊपर से आग पकड़ गई जी, और धुआँ ही धुआँ और वो एकदम मतलब इतनी स्पीड से भगती है, वो पूरी फक करके आग लग गई और मैं चिल्ला रही हूँ, आग लग गई। सब लोग तो बेचारे शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर ले बाल्टी पानी, 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 पूरे अंदर धुआँ ही धुआँ। बाद में पूछ रही है आग लगी कैसे? मैं क्या बताऊँ को कि मुझे गजरा लगा के दुल्हन बनना था वहाँ। फिर? उसके बाद में मेरी बड़ी वाली बहन ने मेरी क्लास लगाई तो मैंने बताया, बोली, "तू करने क्या गई थी नीचे? पहले ताला लगा हुआ था, अंधेरा रात में 9 बजे, तू कर क्या रही थी नीचे?" जी, गजरा लेने गई। बोली, "वाह! तुझे ही देखने जा रहे हैं सब, ठीक है ना? शादी दुल्हन की नहीं हो रही, उस लड़की की नहीं होगी, तेरे को देखेंगे। इसको रात में गजरा रखा था।" भाई आज भी जब हम बैठते हैं ना सब लोग, तो वही वाली बात याद आती है। सब यही बोलते हैं, बोले इसके गजरे के चक्कर में हमारी कपास जली वो अलग से, सब धुएँ-धुएँ में पानी बाल्टी ला रहे हैं, सबके कपड़े खराब हो गए, बाल्टियाँ-बाल्टियाँ डाल रहे हैं सब। बड़ा आनंद आता है अभी क्योंकि आज की युवा पीढ़ी डिप्रेशन में है, अपनी पुरानी इसीलिए क्योंकि वो बचपना नहीं है उनमें। बचपना नहीं है और ये बातें जो अभी जो ये हँसी-मज़ाक की बातें याद नहीं करते हैं, हाँ, उनको याद करनी चाहिए। उनके जीवन में ऐसी-ऐसी बातें जो फ़नी वे में अपनी खुद की हँसी उड़ाओ। बिल्कुल, दुन सब अगर आपको खुश रहना है तो अपना खुद की हँसी उड़ाओ, इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। खुद की हँसी और अपने ऊपर हँसना, जी, इसमें क्या बुराई है? दूसरों पे हँसूँगी तो बुरा मान जाएगा ना बिल्कुल। और मैं अपने पे हँस रही हूँ तो मेरी कमियाँ मुझे पता भी चल रही है ना। जी, अगर मैं अपने आप पे हँस रही हूँ, तो मेरी तो सारी लाइफ़ में ही हो गई ना। अब मैं दूसरों से बात करने की उम्मीद करूँ, तो मैं खुद से बात क्यों ना करूँ? मैं दूसरों से गले मिलने के लिए तरसती हूँ, तो मैं खुद को ही गले क्यों ना लगाऊँ? तो यही है कि बचपन तो दूर की बात है, लोग बचपने को देख के कहते हैं, क्या बचपना है, सबको सीरियस होना है। छोटे-छोटे बच्चे भी इतनी सीरियस-सीरियस बातें करते हैं, जिसका उनको मतलब नहीं पता। बिल्कुल। इतनी-इतनी युवा पीढ़ी बात वीडियो बनाती है, प्यार में धोखा, पैदा नहीं हुई, ज़मीन से नहीं निकली, उससे पहले उसे प्यार का पता है। प्यार में धोखा पता है उसे, बॉयफ्रेंड का मतलब पता है, बॉयफ्रेंड छोड़ के आता तो डिप्रेशन में जाती है। जिसे किताब नहीं देखी उसने, उसको बॉयफ्रेंड पता बॉयफ्रेंड है। तो ये वजह यही है कि हम बिना मतलब के और समझदार दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। बस असल में ये है मैं हूँ नहीं, लेकिन लोगों के सामने मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। हमारे सभी लोगों को ये चीज़ तो बता बता दो कि बचपना ज़िंदा कैसे रखें? काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है बचपना ज़िंदा रखे तो रखे कैसे?
इसके बारे में आप बताइए? बस यही सेम है ना कि जी। दूसरों के लिए परफेक्ट बनना क्यों है? जी, अगर मैं ये हरकत कर दूँगा तो इनको लगेगा मैं मैच्योर नहीं हूँ। जी, अबे उसके कुछ सोचने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उसको कैसा लगूँ क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो जो सोचूँगा, जो मैं करूँगा मुझे अच्छा लगता है वही करूँगा। जी, मेरा यही है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू बच्चे की तरह कैसे मतलब हरकतें कर देती है। बहुत बार जहाँ ज़रूरत है वहाँ बहुत मैच्योर वाले बनो और जहाँ ज़रूरत है कि यार ठीक है 10 मिनट मस्ती हो जाए तो मस्ती कर लो। ज़रूरी है कभी-कभी बारिश में बच्चों की तरह भी उछल-कूद करना। बिल्कुल। ज़रूरी है शीशे के सामने कोई भी नहीं देख रहा, खुद से डांस करना, खुद को प्यार करना, खुद की तारीफ़ करना। खुद दुनिया करे ना करे, खुद ज़रूर करें। हाँ, बिल्कुल करो। कभी-कभी लगता है कि यार दूसरों की भी तारीफ़ कर दो। दूसरों की तारीफ़ करने से भी अच्छा लगता है। मैंने आपको बोला कि आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप मुस्कुराए, बिल्कुल। है ना? आज आपका दिन बन गया। अब रास्ते में मैं सोचते जाऊँगी यार सुंदर तो लगता हूँ मैं, शीशे में भी देखोगे। हाय, हाय! तो बहुत सारे तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, अपने साथ बैठ के एक चाय की चुस्की, अपने साथ अकेले मूवी देखने जाना, अपना मतलब अपने चारों तरफ अपनी दुनिया बनाओ। बिल बस सिंपल एक ही है खुश रहने का कि जब मन कर रहा है हँसने का तो खूब खिलखिला के हँसो, किसी को आवाज़ जा रही है तो वो अपने कान बंद करे, बस फिर मैं हँसूँगा। बिल्कुल, तो बस मैं इसी फ़ॉर्मूला पे अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। बिल्कुल और इसी से लाइफ़ सेट है फिर। बहुत अच्छे। अच्छे वक्ता के साथ-साथ अच्छे डांसर भी हो, मदर भी हो हाँ, वो मैं हूँ। और अच्छे इंसान के साथ-साथ ऑलराउंडर हो, आप सब कुछ हो। एक सामाजिक प्राणी के लिए इतना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसी भागदौड़ भरी दुनिया में। तो चिड़िया को होना चाहिए ऐसा। नहीं, चिड़िया को नहीं क्योंकि होने प्राणी के लिए तो होता है ना क्योंकि उसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। मैम सब सभी लोग नहीं हो पाते हैं। मैं आजकल की दुनिया काफ़ी लोगों को देखता हूँ, कोई अपनी मस्ती में बैठा है, वो चुपचाप ऐसे हाँ। मायूस सा, कुछ कर भी नहीं पाता। वो परेशान है ना, बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि कैसे उन्होंने रास्ता शायद वो नहीं देखा। जी, एक गाइडेंस बहुत बार बहुत एक हमारी वजह होती है कि हमें गाइड कौन कर रहा है, हमें दिशा कौन दिखा रहा है। एक्चुअली में जब मैं इस पाथ पे चली थी ना और फिर मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो वो जो कॉमनली लोग करते हैं कि मनमर्जी की लाइफ जीती और बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाती जी, और मस्त टाइम पास करती। फिर एक के साथ टूटता, फिर रोती, फिर दूसरे से जुड़ती और जो मुझे चाहिए वो डिमांड शायद मैं उन लोगों से करती। बिल्कुल, दूसरा मेरे पास रास्ता था कि मैं अपने जो संस्कार जो जिस मिट्टी से मेरे को भगवान ने बनाया है, मेरी माँ ने बनाया है, जो एक कच्चे पुतले को गढ़ के उन्होंने तैयार किया है, जी, जी, एटलीस्ट उनकी जवानी मेरे पे निकल गई मुझे बड़ा करने में, उसको मैं व्यर्थ ना करूँ। जी, तो मैंने चुना कि उनकी जवानी व्यर्थ ना हो, उनका नज़र ना झुके दुनिया के सामने कि उन्होंने क्या बना दिया दुनिया में। और जिनको मैंने जन्म दिया है वो बड़े होके ये ना कहे कि हमारी माँ ने क्या बैकग्राउंड तैयार कर दिया हमारे लिए, कि हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। जी, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक ही रास्ता बचता है, संघर्ष। बिल्कुल, जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो क्या है? बिल और संघर्ष नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये दुनिया चल क्यों रही है? यहाँ हम क्यों आए? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। लोग डिप्रेशन में क्यों भई? तुम्हारे मर जाने से, तुम्हारे रो लेने से पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ फ़र्क पड़ रहा है? फिर? अब मैं हूँ, हमारी उम्र एवरेज 60 साल है, बिल 35-36 निकल चुकी है। अगले इन 20 साल में मैं रो के मैं क्या उखाड़ लूँगी? दोबारा क्या पता मैं भैंस बनूँ? दोबारा क्या पता मैं कबूतर बनूँ? कोई शिकारी मार के, खा के, पका के हांडी में खा जाएगा मेरे को। ये इंसान का जीवन मिला है, इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास। मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई हूँ। अभी तो मैं बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है अभी तो बहुत कुछ करने को। और मैं चाहती हूँ इस जीवन में ही मैं सब कुछ कर लूँ। फिर दोबारा तो मुझे लगता है इंसान रूप अब जैसा कलयुग आ गया है, दोबारा तो इंसानी रूप में धरती पे आना सेफ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा अभी सब कुछ कर लेती हूँ और सभी को करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैम अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर पुलिस में नहीं होते, तो ये चीज़ें पॉसिबल थी आपकी? इससे भी ज़्यादा। कैसे? एक्चुअली पुलिस में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जी, कभी नहीं था, मेरी बहन के फॉर्म भरे थे और मेरे भी भरे गए और अच्छी खासी पढ़ाई थी, कॉलेज की टॉपर थी। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया और मैं लग गई। तब भी मैंने घरवालों को बोला था सेलेक्ट होने के बाद कि मैं पुलिस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा पुलिस में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी। अब मैं मेरी पीएचडी करना, मेरी रिसर्च होना, मैं अपनी अभी भी कुछ बुक्स में लिख रही हूँ, जो अभी पब्लिश होनी बाकी हैं। जी, मैं चाहती थी मैं बहुत सारी बुक्स लिखूँ, मैं एक ऑथर होना चाहती थी, मैं एक राइटर होना चाहती थी और शायद मैं जो लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ अभी, जी, उस वक़्त एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेके शेयर कर रही होती, तो वो बातें समाज के पास ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रही होगी। जी। तब
पर अगर ये रास्ता भगवान ने चुना है तो मैंने सोचा चलो इसमें भी शुरुआत कर ली जाए। और कुछ आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कुछ जो आप कह रहे हो ना पीरियड-विरियड, वो बातें कहीं पहुँच नहीं रही हैं। अगर आप हमारे स्टूडियो के माध्यम से वो बातें अगर हो जाएँ तो हम समाज में जागरूकता फैलाएँगे। हाँ, देखो लोगों ने ये समझ लिया कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों की शादी करवा दो, एक नया नमूना पैदा कर दे। दोनों में से किसी में से एक मिलता हुआ, या लड़का होगा या लड़की होगी। जी, उसके पीछे का लॉजिक किसी को समझ ही नहीं आया। डॉक्टर्स को समझ आया, लेकिन जो आम लोग जिन्होंने वो पैदा कर दिया उसे ये नहीं पता कि मैंने पैदा क्यों कर दिया? और ये हुआ कैसे भई? मेरे जैसा हूबहू ये आइटम आ कैसे गया? जी। उसके पीछे की वजह किसी ने नहीं जानी और फिर वो बच्चा एक ही क्यों आ रहा है? और बच्चा एक बार कंसीव हो गया तो अगले 9 मंथ तक दूसरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा कंसीव? और बच्चा सभी को क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है कि ये चीज़ चल क्या रही है, कब होना है, कब होगा, क्या होगा? वो किसी भी टाइम अगर किसी के साथ रिलेशन में है तो वो सोच लेती है, अब तो मैं माँ बन जाऊँगी। उनको टाइम पीरियड ही नहीं पता कि पीरियड्स क्यों आ रहे हैं। मेरे पास एक लड़की मैसेज करती है, मैम पता नहीं क्या हो गया, बट मुझे चोट भी नहीं लगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। मतलब आज के टाइम पे मुझे बड़ी हैरानी हुई, कितने साल की है? 14 साल की। 14 साल की बच्ची को फर्स्ट टाइम पीरियड हुए, उसे ये नहीं पता पीरियड्स क्या होता है। मतलब उसके घर में किसी ने ज़िक्र नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि उसने कहीं सुना नहीं होगा, देखा होगा, लेकिन उसके जो वो क्वेश्चन्स मन में थे उनको किसी ने क्लियर ही नहीं करा। बात ये है। बहुत सारे लड़के ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मैम ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको ये वाली परेशानी है और हम किसी को बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। गाँव में क्या कहीं कुछ लेडीज़ वाली परेशानी है इसको। आप पीरियड्स छोड़ो, सारी चीज़ें बड़ी सिंपल है। पीरियड्स में पीसीओडी है, पीसीओएस है। स्टेज जब आगे बढ़ जाती है तो माँ नहीं बन सकती वो। वो कभी कंसीव ही नहीं करेगी, कंसीव करेगी तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा। उसको ये डॉक्टर पे लगा-लगा के उसको दवाई खिलाए जा रहे हैं, कोई ये ध्यान नहीं दे रहा कि ये वजह क्या है। और फीमेल्स में सबसे बड़ी वजह है उनकी बीमारी की कि उनको स्ट्रेस कंट्रोल करना नहीं आ रहा। स्ट्रेस आया, थायराइड आ गया तो फिर उनके बैलेंस नहीं रहेंगे, बीमारी आएगी ही आएगी। दूसरा, इससे भी एक बहुत बड़ी बीमारी जो चल रही है जिनके बारे में आपने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया, सर्वाइकल कैंसर। बहुत-बहुत बड़ी बीमारी में। उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मेरी स्टार्टिंग वीडियोज़ में मैंने सर्वाइकल कैंसर का स्टेप बाय स्टेप बताया है और उसमें कि ये बीमारी होती क्यों है, इसका इलाज है। आज हम अपने बच्चों को सारे टीके लगवाते हैं जाके, लेकिन अब अपनी बेटियों को हम एचपीवी का टीका नहीं लगवाते, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो ये चीज़ें लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एचपीवी अपनी बच्ची को लगा देते हैं, अगर वो अनमैरिड है और उसको टीके 2 टीके लग गए उसको, तो उसको लाइफ में कभी सर्वाइकल कैंसर ही नहीं होगा। अगर आप अभी भी अगर मैं जैसे चाहूँ, अभी भी मैं लगवा सकती हूँ। आप अपना टेस्ट करवाओ जाके कि अभी ऑलरेडी तो आपको ये बीमारी नहीं है और अगर नहीं है तो आप टेस्ट अपने 2 टीके लगवाओ और आप सेफ हैं। लेकिन कितनी लेडीज़ों की जान जा रही है और लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या है। कुछ लेडीज़ वाली बीमारी हो गई थी, जी मर गई वो तो। तो लोगों में इस चीज़ के पीछे जागरूकता नहीं है और हमारा देश गाँव में बसता है और गाँव में ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो मैंने सोचा सोशल मीडिया के थ्रू अगर लोगों तक पहुँचा जा सकता है, बिल्कुल, तो चीज़ें वहाँ बताई जा सकती है। और इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं हो सकता है। लोग हाँ, सीधे फ़ेस टू फ़ेस अपने संपर्क। घर पे बिल्कुल, कहीं भी बैठ के मैं यहाँ बोल रही हूँ, वो अपने घर पे मुझे देख रहे हैं। आपके हिसाब से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें मैम बहुत कम जैसे आजकल खराब चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं। इसके बारे में कुछ हो जाए? देखो, एक किताब को पढ़ने के लिए ना, आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि क्या आप उस बुक में लिखे हुए शब्दों को पढ़ पाएँगे और उसका मतलब समझ पाएँगे। जी, आपने एक बात कही सोशल मीडिया पे बेकार चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन वायरल होके बहुत कम समय में वो डिस्ट्रॉय एक तरह से उनका वो खत्म हो जाते हैं। हुँ, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जी, और जिनको जो ज़रूरत है वो वहाँ पे वही निकालता है। आप एक चीज़ जो देखेंगे आपके सामने वही आएगा। जी, ये हमारी गलती है कि हम वहाँ क्या देख रहे हैं और वह क्या ढूँढने जा रहे हैं। जी, बहुत सारे ऐसी वायरल चीज़ें होती है जो मुझे कई दिनों बाद पता चलती है कि अच्छा ये वायरल हो रहा था। जब न्यूज़ में आता है तब देखती हूँ मैं। मुझे ज़रूरत क्या है किसी को वायरल होने की या उनकी वाहियात चीज़ों को देखने की। मुझे जो चीज़ चाहिए
अगर मुझे साइंस पढ़ना है, तो मैं साइंस की चीज़ें देखूँगी जाके, तो मेरे पास साइंस के ही वीडियो आएँगे। प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया की बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो देखेंगे वो वही दिखाएगा। तो आप डिसाइड करो ना आपको देखना क्या है वहाँ पे। गंदी चीज़ें आप देखो ही मत तो आएँगी ही नहीं, और आते भी हैं तो आप इग्नोर मार दो। बिल्कुल, जो चीज़ें मेरे अंदर शायद कोई राक्षस बैठा है जो उनसे सैटिस्फाई हो रहा है, तभी तो मैं देख रहा हूँ ना, बिल्कुल। और तभी वो दिखा भी रहे हैं आपको। अगर आप लोग मैम तक पहुँचना चाहते हैं, तो मैम के जो चैनल्स हैं, उनको फ़ॉलो कीजिए और उन चैनल का एक बार नाम बता दीजिए मैम, लोग जानना चाहते हैं। लोग सच में जानना चाहते बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कौन सर्च नहीं करेगा मैम। देखो मेरे तक बड़ा आसान तरीका है आपका पहुँचने का। आप अपने गूगल पे जाओ और जस्ट नाम लिख दो चंदा राव, चंदा राम। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आ जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फ़ेसबुक, यूट्यूब, और अगर यूट्यूब पे डायरेक्ट जाना है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुस्कुराना मेरी आदत है। बिल तो मेरा नाम भी ऐसा ही है, स्माइल विद चंदा। मेरे अ, साथ अगर मुस्कुराते रहना चाहते हो, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। अगर आपको कोई भी जॉब प्रिपरेशन है, कैसा भी लाइफ की क्वेरी हो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और फेसबुक, जैसा कि मेरा नेचर है और ये नाम मुझे किसी और ने दिया है शेरनी, जी। तो मेरा फेसबुक पे मेरा अकाउंट का नाम है शेरनी दिल्ली की। जो नाम मुझे किसी ने दिया है उसका सम्मान करते हुए मैंने अभी तक रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपका और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे किसी भी नए वीडियो के ऊपर आप कमेंट करना ताकि मैं रिप्लाई दे सकूँ, और फिर आप मुझे डीएम में जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैम से आप डीएम कीजिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन साझा करेंगे मैम। और इन चैनल मैम के चैनल को अगर फ़ॉलो कर ही लिया है, तो हमारा डीपी स्टूडियो दिल्ली को भी ज़रूर फ़ॉलो। हाँ, बिल्कुल कर लो और भाई। हमारा इंस्टाग्राम चैनल 1 लाख होने वाला है, लगभग थोड़े से कम पड़े हैं, तो आप उसको भी फ़ॉलो कीजिए, इसको बहुत मज़ा आएगा और ऐसे ही ये पॉडकास्ट चलते रहेंगे। आज हमारे साथ चंदा राव जी थे, अच्छी-अच्छी बातें की। आप इस चैनल को फ़ॉलो करें, अच्छे-अच्छे लाइक करें, कमेंट करें और जिन-जिन सेलिब्रिटी को आप बुलाना चाहते हो, उनका कमेंट बॉक्स में नाम दें और हम जल्द ही उनसे हमारी टीम संपर्क करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।